नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम के इस ऑनलाइन पोर्टल पर मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज के ही तहत इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। इसी सीरीज के तहत पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को। तो अभी तक अगर आपने उस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप इस चैनल पे चले जाएं, वहां पर जाकर आप उस लेक्चर को देख सकते हैं। साथ ही अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे इसी तरह के नए नए लेक्चर्स हम लेकर के आते रहते हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो 2019 में आर्थिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहे उन सब को हम जो है इस लेक्चर में देखेंगे। तो शुरुआत करेंगे RCEP समझौते से भारत बाहर हो गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा कर दी ही है। तो ये RCEP क्या है? तो हिंदी में ये क्षेत्रीय समग्र आर्थिक भागीदारी और रीजनल कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमी पार्टनरशिप है। ठीक है, ये क्या है सबसे पहले हम इसको समझ लें। तो देखिए, ये कुल 16 देशों का एक जो है मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें कि कुल आसियान के 10 देश शामिल हैं और उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड इसमें शामिल है। ठीक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 4 नवंबर 2019 को बैंकॉक में ये कहा कि RCEP शिखर सम्मेलन के दौरान ये घोषणा की कि हम जो है इसके हिस्सा नहीं रहेंगे, यानी भारत इसका हिस्सा नहीं रहेगा। तो क्यों ऐसा उन्होंने कहा उसको जो है समझ लीजिए। तो सरकार का ये मानना है कि समझौते में भारत के कारोबारी घाटे में कटौती न करना और भारतीय सेवाओं और निवेश के लिए समान मौका देना जैसे विषयों पर ध्यान नहीं दिया गया। भारत की ये मांग थी कि इस पर जो है ध्यान दिया जाए, क्योंकि भारत को जो है इस बात का खतरा था कि इस मुक्त व्यापार समझौते के हो जाने के बाद जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट चीन का भारतीय बाजारों में भर जाएगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है भारतीय बाजारों में पट जाएंगे, जिससे कि क्या होगा कि छोटे उद्यमियों और किसानों को बहुत भारी जो है नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो यही बात जो है नीचे लिखी गई है। समझौते से देश के किसानों, MSME और डेयरी क्षेत्र समेत आम भारतीयों को जीवन यापन के साधनों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, और इसी को संभालने के लिए भारत ने जो है ये बात कही थी कि इस पर ध्यान दिया जाए। तो भारत का कहना है कि ध्यान नहीं दिया गया और भारत ने कहा कि ठीक है, अब हमको आपका हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम रहा जो है 10 सरकारी बैंकों का विलय कर दिया गया। ठीक है, विलय कर कितने बैंक बना दिए गए? तो 10 को कर दिया गया 4। ठीक है, 10 बैंक जो पहले थे उन्हें 4 कर दिया गया। तो किसका किस बैंक में विलय हुआ है ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है ये इसमें ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय हो गया है। ठीक है, तो पंजाब नेशनल बैंक जो है देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक हो गया, किसके बाद? SBI के बाद। उसके बाद कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय कर दिया गया, तो ये दोनों मिलकर एक बैंक हो गए। उसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कारपोरेशन बैंक का विलय कर दिया गया, यानी जो है ये 3 बैंक मिलकर के एक बैंक बन गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। उसके अलावा इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय कर दिया गया, तो ये 2 बैंक मिलकर के एक बैंक बन गए। ठीक है, इंडियन बैंक। तो अब जो है कुल सरकारी बैंक भारत में है 12, जिसमें लगभग 52 लाख करोड़ के कारोबार के साथ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नंबर 1 पे है। उसके बाद लगभग 18 लाख करोड़ कारोबार के साथ
पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और 16 लाख करोड़ के कारोबार के साथ बीओबी भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया गया। पहले मैं पढ़ लेता हूं फिर देखते हैं ये क्या है। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उच्च मूल्य के लेन देन की निगरानी करने और काले धन के प्रचलन को रोकने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपराधी का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया। अब ये देखिए, ये प्रोजेक्ट इनसाइट जो है ये बहुत कमाल का मामला है। यहाँ तक कि जो है सोशल साइट्स पर भी निगरानी जो है रखी जाएगी और जो है ये देखा जाएगा कि सोशल मीडिया से सूचनाओं का विश्लेषण करके कि किस प्रकार से जो है एक व्यक्ति के खर्च का पैटर्न है और उसने अपनी घोषित जो है किस प्रकार से संपत्ति की है, उन दोनों में क्या अंतर है। तो कहने का मतलब है कि ये एक निगरानी तंत्र है। तो अभी तक क्या था कि बहुत पैसा होता था लेकिन सारे लोग बहुत कम घोषित करते हैं। तो उन सब चीज़ों की तरफ जो है ये कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन बढ़ाया जाए और लोगों पे निगरानी रखी जा सके कि उनकी वास्तविक आय का पता सरकार को हो। अगला, धन प्रेषण के मामले में भारत पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं फिर देखते हैं। तो विश्व बैंक द्वारा जारी धन प्रेषण हाईएस्ट रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस संबंधी रिपोर्ट में भारत विदेशों से प्राप्त 80 अरब डॉलर धन प्रेषण के साथ पहले स्थान पर, चीन दूसरे स्थान पर और मेक्सिको तीसरे स्थान पर। ठीक है, तो जानते हैं हम कि भारत के बहुत सारे लोग विदेशों में काम करते हैं। ठीक है, तो वो वहाँ कमाते हैं, उस कमाई को वो जो है अपने देश में भेजते हैं यानी भारत में भेजते हैं। तो ये क्या है, इसे हम रेमिटेंस कहते हैं, प्रेषण हिंदी में कहते हैं, ये प्रेषण होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भारत में भी काफ़ी विदेशी काम करते हैं, भारत से कमाकर वो अपने देश में भेजते हैं, तो उनके देश का रेमिटेंस है। तो रेमिटेंस के मामले में यानी किसी देश के नागरिकों द्वारा पूरी दुनिया में काम करके अपने देश में जो धन भेजा जाता है उसे रेमिटेंस कहते हैं। तो उस मामले में भारत नंबर 1 पर हो गया है और भारत में कुल 80 अरब डॉलर रेमिटेंस आया है। तो भारत नंबर 1 पे है, उसके बाद चीन का नंबर है और उसके बाद मैक्सिको का नंबर है। ठीक है, तो धन प्रेषण के मामले में भारत नंबर 1 है। अब देखिए उसी की परिभाषा लिखी गई है दूसरे लाइन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो सोने के भंडार के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। तो शीर्ष 10 देशों में इसका नाम आ गया है। तो देखिए वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि अगस्त 2019 तक सोने के भंडार के मामले में 612.5 टन सोने के साथ भारत शीर्ष 10 देशों में क्या हो गया है, शामिल हो गया है। पहले स्थान पर कौन है, तो 8133.5 टन के साथ अमेरिका पहले नंबर पे है। तो अब इन दोनों फिगर को मैच करिएगा। ठीक है, इन दोनों फिगर को मैच करिए, देखिए कितना डिफरेंस है। अमेरिका हर मामले में जो है बहुत आगे है दुनिया से। उसके बाद जो है दूसरे नंबर पर एक छोटा सा देश जो है, क्षेत्रफल के हिसाब से कह रहा हूँ, ताकत के हिसाब से तो ये काफ़ी आगे हो गया है, जर्मनी। तो यहाँ कितना है, तो 3366.8 टन और 2451.8 टन के साथ इटली तीसरे स्थान पर है। तो ये रैंकिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पाकिस्तान का MFN का दर्जा जो है भारत ने समाप्त कर दिया है। MFN क्या होता है, मोस्ट फेवरेट नेशन, हिंदी में कहते हैं इसे विशेष तहरीजी राष्ट्र, या फिर इसे कहा जाता है जो है सबसे पसंदीदा राष्ट्र। तो सबसे पहले तो हम यही समझ लें कि ये क्या होता है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए WTO जो कि ये चाहता है कि दुनिया के सब देश आपस में जो है कारोबारी रिश्ता बनाएं और
जो है एक मुक्त व्यापार का वातावरण जो है बने, भेदभाव उसमें न हो। तो भेदभाव रहित व्यापार को संचालित करने के लिए एक देश दूसरे देश को MFN का दर्जा देते हैं। ये WTO के नियमों में है। अब जिसको MFN का दर्जा दिया जाता है उसके साथ जो है भेदभाव नहीं किया जाता। ये पूरा एक लेक्चर है WTO का, लेकिन थोड़े में समझ लीजिए कि उसके साथ जो है उसके देश से जो निर्यात हो रहा है उस पे जो है बहुत ज़्यादा सीमाओं पर शुल्क वगैरह नहीं लगाया जाता है, शुल्कों में कटौती दी जाती है और तमाम तरह की रियायत होती है। तो ये दर्जा जो है भारत ने पाकिस्तान को दिया हुआ था 1996 से, लेकिन अब भारत ने इस दर्जे को जो है छीन लिया है। तो पढ़ लेते हैं। फरवरी 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के अवंतीपुरा में आतंकवादी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को दिया विशेष तरजीही राष्ट्र मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया। विकासशील देशों के लिए MFN का अहम महत्व होता है क्योंकि ये देश वस्तुओं को बिना टैरिफ के निर्यात कर सकते हैं। इसके तहत आयात और निर्यात में भी देशों को विशेष छूट प्रदान की जाती है। और आगे भारत ने 1996 में पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दिया था, जो कि अब भारत ने छीन लिया है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इराक भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति करता रहा है, ठीक है, जबकि इराक पर तमाम तरह के जो है कि दिक्कतें जो है चल रही हैं। एक प्रकार से फेल्ड स्टेट की तरह ही वो वर्क में है। तो वाणिज्य एवं सांख्यिकी महानिदेशालय के आंकड़ों के अनुसार इराक ने वित्त वर्ष 2018-19 के बीच भारत को सर्वाधिक कच्चे तेल का निर्यात किया है। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो दूसरे नंबर पे है सऊदी अरब, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। UAE यूनाइटेड अरब इमिरात और सऊदी अरब ने संयुक्त डिजिटल करेंसी निकाली है। तो काफ़ी डिजिटल करेंसी का जो है युग आ गया है। क्या नाम है इसका? इसका नाम है अबर, ठीक है। कब जो है लॉन्च की गई? तो जनवरी 2019 में इसे लॉन्च किया गया। किन दो देशों के द्वारा? तो UAE और सऊदी अरब के द्वारा। क्या प्रयोग करेंगे? तो इस संयुक्त करेंसी का उपयोग दोनों देश के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए इनका प्रयोग किया जाएगा। अगला, देश का पहला कैशलेस गांव बन गया है धसई। ये कहां पर है? तो ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये देश का पहला कैशलेस गांव बन गया है। यहां जो है कैश में कोई काम नहीं होता है। इस गांव की जनसंख्या है 15,000 और जिसमें सभी वयस्कों यानी 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं सबके पास जो है या तो डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है या दोनों है। और इस गांव में जो है, गांव की बात हो रही है, इस गांव में 40 से अधिक स्वाइप मशीनें हैं, ठीक है। हम कुछ खरीदते हैं तो दे देते हैं अपना जो है डेबिट कार्ड, स्वाइप करके वो पिन डालने पैसा ले लेता है, ठीक है। तो ये है। अगला, 7वीं आर्थिक गणना की शुरुआत हो गई, ठीक है। तो जुलाई 2019 को त्रिपुरा से भारत की 7वीं आर्थिक गणना शुरू की गई। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मॉस्पी यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा पूरा कराया जाता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है उसको समझ लिया जाए। तो आर्थिक गणना भारत की सभी उद्यमशील और वाणिज्यिक इकाइयों को गिनती है जो किसी भी आर्थिक गतिविधियों में शामिल होती हैं। यह कृषि या गैर कृषि क्षेत्र हो सकता है जो माल उत्पादन या वितरण में शामिल होता है या स्वयं के उपभोग के लिए नई सेवा प्रदान करता है। तो ये 7वीं आर्थिक गणना है। 6ठी आर्थिक गणना कब हुई थी? 2013 में। और पहली आर्थिक गणना कब हुई थी? 1977 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। HPCL और PGCIL को महारत्न का दर्जा जो है प्रदान कर दिया गया है, ठीक है।
केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL और विद्युत पारेषण कंपनी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान कर दिया गया है। तो इसी के साथ इन दो कंपनियों के महारत्न बनने के साथ ही भारत में कुल महारत्न कंपनियों की संख्या हो गई है 10। ठीक है, ये एक कैटेगरी है जिसमें जो है 4 शामिल हैं। पहले महारत्न, उसके अलावा नवरत्न और उसके अलावा मिनी रत्न। तो मिनी रत्न में 2 कैटेगरी है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। ठीक है, ये काफ़ी इसमें शर्तें हैं कि कौन कौन सी शर्तें कोई कंपनी जो है पूर्ण कर देगी तो उसे महारत्न बनाया जाएगा, उसे नवरत्न बनाया जाएगा या उसे मिनी रत्न में बनाया जाएगा। और महारत्न मिनी रत्न ये बनने के क्या लाभ होते हैं वो सारी चीज़ें हैं, तो बहुत बड़ा डिस्कशन है। हालांकि आपके जानने के लिए ये कि इस समय देश में महारत्न PSU 10 हैं, नवरत्न 14 और मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को मिलाकर 73 है। ठीक है, अब अगला 1 नेशन 1 राशन कार्ड, बहुत अच्छी पहल है। ठीक है, तो ये योजना जो है शुरुआती तौर पर देश के 4 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू की गई है। पूरे देश में ये कब लागू होगी? तो पूरे देश में ये लागू होगी 30 जून 2020 से। अभी जो है इसका ट्रायल चल रहा है 4 राज्यों में। ठीक है, क्या है इस योजना के तहत? तो इस योजना के अंतर्गत अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के बाद देश के किसी भी राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो फेयर शॉप होती है, उचित मूल्य की दुकान होती है, से राशन लेना संभव होगा। तो आप कहीं के भी हो, किसी भी राज्य में रह रहे हो, वहां पे जाकर के आप जो है अपना अनाज ले सकते हैं। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, काफ़ी अच्छी पहल है। आगे आते हैं, तो मसाला बांड में प्रवेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। ठीक है, तो केरल ने मसाला बांड जारी कर दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि मसाला बांड है क्या। तो मसाला बांड रुपए में जारी किए जाते हैं, तो ये रुपए में जारी किया जाता है। अभी आगे बढ़ेंगे तो और समझेंगे। ठीक है, ये क्या है? ये एक ऋण पत्र है। ठीक है, जैसे तमाम तरह के बांड्स होते हैं उसी प्रकार से, जिसके द्वारा भारतीय इकाइयां विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में निवेश प्राप्त करती हैं। ठीक है, तो ये विदेशी बाजारों में जारी किया जाता है और जो रुपया प्राप्त किया जाता है उससे ये भारतीय जो है रुपए में होता है। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। ठीक है, तो डॉलर में नहीं होता, भारतीय रुपए में होता है। इससे क्या लाभ होता है? तो रुपए में बांड जारी होने से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव जारीकर्ता व निवेशकों पर नहीं पड़ता है। तो डॉलर में होगा तो डॉलर का रेट बढ़ेगा घटेगा उस हिसाब से होगा। ठीक है, तो आज मान लीजिए $50 का अगर जो है 3,500 रुपये होता है तो कल हो सकता है 4,000 रुपये भी हो जाए। हम तो देख ही रहे हैं ये कहानी कहाँ से शुरू हुई है। एक समय तो ऐसा था कि $1 और $1 बराबर थे, फिर धीरे धीरे कहानी बढ़ती चली गई, आज 70-72 रुपये पर आ गया। ठीक है, तो ये इससे लाभ होता है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप्स को एंजल टैक्स से छूट मिल गई है। ये क्या है? तो स्टार्टअप्स और कारोबारियों की स्थिति सुधारने के लिए और सुस्त अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा विभिन्न स्टार्टअप्स और उनके निवेशकों पर लागू एंजल टैक्स के प्रावधान को वापस लेने की घोषणा की गई है। देखिए ये क्या है, इसको सुन। स्टार्टअप्स जब बनते हैं तो जो है इन्वेस्टर्स से स्टार्टअप्स के जो संचालक होते हैं वो पैसा चाहते हैं कि भाई ये हमारा प्लान है, इसमें आप जो है इन्वेस्ट करिए, 5 साल में हम इसे इतना बड़ा करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो आपको भी लाभ होगा, क्योंकि आप जो पैसा देंगे उसके बदले हम हिस्सेदारी बेचेंगे, जो हमारा स्टार्टअप्स है उसकी हिस्सेदारी बेचेंगे। ठीक है, इसी तर्ज पे जो है ओला, उबर, फ्लिपकार्ट सब बने हुए हैं। तो अभी क्या था
कि ये हिस्सेदारी बेच करके जो पैसा लाते थे स्टार्टअप्स के ओनर, स्टार्टअप्स को रन करने के लिए पैसा लाते थे, वेंचर कैपिटल लाते थे, उस पर टैक्स लगाने लगी भारत सरकार। तो ये काफ़ी हंगामा हुआ कि एक तो जो है देश में एंटरप्रेन्योरशिप उतना जो है बढ़ नहीं रही है, दूसरी तरफ जो है स्टार्टअप्स का कल्चर आया है, इससे और सरकार को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सरकार जो है वो जो पूंजी लेकर के आ रहे हैं, एक प्रकार से हिस्सेदारी बेचकर वो पूंजी लेकर के आ रहे हैं, उस पूंजी को लगा करके वो जो है स्टार्टअप्स को ऊपर ले जाएंगे, उसमें इन्वेस्ट करना है उनको, उस पर भी टैक्स लगाया जा रहा है। तो ये हटा दिया गया है, कुल मिलाकर यही है। तो जब कोई गैर सूचीबद्ध कंपनी अपने शेयर को फेयर मार्केट मूल्य से अधिक कीमत पर बेचकर पूंजी जुटाती है तो आयकर विभाग उस अतिरिक्त राशि को उसकी आय मानकर टैक्स जमा करने का नोटिस भेज देता है। हालांकि आयकर अधिनियम में यह कोई शब्द नहीं है एंजल टैक्स, ठीक है, यह बोलचाल का टैक्स है, सॉरी बोलचाल का शब्द है। तो आयकर विभाग की सामान्य बोलचाल में इसे एंजल टैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो यह पूरी कहानी आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता हो गया है एलपीजी का। तो एलपीजी खूब जो है प्रयोग हो रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जो है 8 करोड़ से ज़्यादा बांट दिया, ठीक है। तो भारत 2.25 करोड़ टन की खपत के साथ दुनिया का सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता बन गया है। पहले नंबर पर कौन है? पहले नंबर पे है चीन। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 2025 तक भारत में ये खपत 4 करोड़ टन की हो जाएगी। तो काफी लोग जो है एलपीजी पर शिफ्ट हुए हैं। देखिए, इस पर हमने जो है एक पूरा लेक्चर किया था 30 मिनट पर, ठीक है, कि भारत में पिछले 10 वर्षों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकल गए हैं। तो एक रिपोर्ट जारी हुई थी, किसने जारी किया था? तो यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ओपीएचआई यानी ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ने एक रिपोर्ट जारी किया जिसका नाम है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी एमपीआई। इस रिपोर्ट में यह बताया गया कि 2006 से लेकर 2016 के बीच भारत में 27.10 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठा लिए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, गरीबी रेखा का निर्धारण तो तमाम प्रकार से किया ही जाता है, लेकिन मौजूदा समय में, वर्तमान समय में पूरे विश्व में सबसे बेहतर माना जाता है, सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है किसको? एमपीआई को। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये 3 आयामों में, ये केवल भोजन को ही नहीं कंसीडर करता है, ये 3 आयामों में। कौन कौन से आयाम? हेल्थ है, एजुकेशन है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ये 3 आयाम हैं, उनके जो है 10 सूचकांक हैं। तो एजुकेशन में भी कितने दिन विद्यालय गया, किस वर्ष से जाना शुरू किया, जो है स्वास्थ्य में भी तमाम चीज़ें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में छत है कि नहीं है, सारी चीज़ें जो है। तो मतलब ये ओवरऑल जो है चीज़ों को कंसीडर करता है, इसलिए इसे जो है बहुत उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि भारत ने तो अच्छा किया ही है, लेकिन भारत में झारखंड राज्य ने सबसे अच्छा किया है, ठीक है। तो भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक सुधार हुआ है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न जो है झारखंड को लेकर के बनाया जा सकता है। तो ये हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट ये क्या बता रही है? तो संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं निवेश सम्मेलन द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2019 को जारी किया गया। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2017 की तुलना में 2018 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 6% बढ़कर 42 अरब डॉलर हो गया है। तो 42 अरब डॉलर हो गया है, 6% की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ गया? तो बताया यही गया कि निवेश जो है अमीर देशों से
गरीब देशों की तरफ, विकसित देशों की तरफ, विकासशील देशों की तरफ, लेकिन हो रहा है उल्टा। सबसे विकसित देश अमेरिका में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट गया है और ये है 252 अरब डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका पहले नंबर पर है, चीन दूसरे नंबर पर है, हांगकांग तीसरे और भारत 10वें स्थान पर है। ठीक है, निवेश के मामले में आगे बढ़ते हैं। ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 रिपोर्ट जारी की गई, 16 जुलाई 2019 को प्रकाशित हुई ये रिपोर्ट और इसमें बताया गया है कि टाटा ग्रुप भारत में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर इस रिपोर्ट में काबिज है। ये सूची ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 नामक शीर्षक के तहत प्रकाशित हुई है। रिपोर्ट के अनुसार टाटा ब्रांड के मूल्य में 37% की वृद्धि हुई है और टाटा ब्रांड का जो मूल्य है वो 19.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है और इस सूची में LIC दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। ठीक है, वैश्विक नवाचार सूचकांक, देखिए सूचकांकों पर एक पूरा जो है हमने लेक्चर ही लिया है, तो कौन जारी करता है, भारत का क्या रैंक है, कौन उस सूचकांक में प्रथम पे है, कौन अंतिम पे है, सब पे हमने बात की। नहीं देखे हो तो आप उस लेक्चर को जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण जो थे और जिनमें थोड़ी डिटेल में बात करनी थी उसे ही हमने शामिल किया। ठीक है, तो मुख्य विषय क्या रहा, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का स्वस्थ जीवन का सृजन, चिकित्सा नवाचार का भविष्य, क्रिएटिंग हेल्दी लाइफ्स द फ्यूचर ऑफ मेडिकल इनोवेशन है मुख्य विषय इसका। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में भारत ने स्कोर किया 36.58 और भारत का स्थान कितना रहा, तो 52वां। ठीक है, जबकि गत वर्ष यानी 2018 में भारत 126 देशों की सूची में किस स्थान पे था, तो 57। इस सूचकांक में भारत के पड़ोसी देशों में उनकी क्या स्थिति रहे देख लें, तो चीन को 14वां, यानी इसने जो है बहुत अच्छा काम किया, यहाँ काफ़ी इनोवेशन हो रहा है। श्रीलंका को 89वां, पाकिस्तान को 105वां, नेपाल को 109वां और बांग्लादेश को 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। 2007 से ये रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और इस बार इसका 12वां संस्करण जारी किया गया और इसमें कुल 80 संकेतक शामिल होते हैं विभिन्न प्रकार के। ठीक है, इस रिपोर्ट के माध्यम से यानी इस रिपोर्ट में कुल 129 अर्थव्यवस्थाओं को रैंकिंग प्रदान की गई, तो 18 में 126 थे, इस बार 129 देश थे। ठीक है, तो इस प्रकार से 2019 के इकोनॉमी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हमने देखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा और अगर अच्छा लगा हो तो इस लेक्चर को लाइक और इसे शेयर जरूर करिएगा। मिलता हूँ इसी सीरीज के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।